चलिए हम लोग एक न्यू चैप्टर का शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका अब जो चैप्टर चलेगा वो चैप्टर क्या है, आपका 4 है। ओके, चैप्टर 4 क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, वैद्युत संधारित्र। ओके, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये भी चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। यदि आपका इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन भी राइट होते हैं तो कम से कम आपके मिनिमम तो 3 मार्क्स बनते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। जैसे हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल और सबस्टेंस। ओके, तो आपको पता है कि एक तो आपके पास क्या होता है, कंडक्टर होता है। दूसरा आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। हालांकि आप जान रहे हो, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। और तीसरा आपका होता है सेमी कंडक्टर। ओके, इसको शॉर्ट में सेमी कंडक्टर इस तरीके से लिख लीजिए। तो देखिए जो आपके कंडक्टर होते हैं, इस कंडक्टर में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ये तो आपको पता है, सिंपली फ्लो करती है करंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अधिकतम होती है। ओके, तो ये ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्टर कहलाते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल क्या है, सिल्वर है। उसके बाद आपका क्या है, कॉपर है। उसके बाद आपका क्या है, गोल्ड है। फिर आपका क्या है, एल्यूमिनियम है। फिर आपका क्या है, आयरन है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है, तो आपका क्या है, सिल्वर है। क्या है भाई, सिल्वर। ओके, तो ध्यान दीजिए। अब इसी प्रकार से आपने यहाँ देखा फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो मुक्त होते हैं और एक आबद्ध होते हैं। एक क्या होते हैं, आबद्ध होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का अर्थात जो न्यूक्लियस होता है उनका कंट्रोलिंग नियंत्रण क्या होता है, 0 होता है। अर्थात उनका नियंत्रण नाभिक द्वारा नहीं होता है। लेकिन जो आबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस द्वारा जो है आबद्ध होते हैं, नाभिक द्वारा ये बंधे होते हैं, अर्थात इनका प्रभाव रहता है। तो इसलिए हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वह फ्री होते हैं और धारा के प्रवाह में जो योगदान होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन का ही होता है। किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ओके, ध्यान दीजिए। अब हमारा ये इंसुलेटर क्या है, तो ठीक कंडक्टर का प्रॉपर्टीज का उल्टा रखता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या है कि जो धारा होती है उसका तो प्रवाह होता ही नहीं है। ओके, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होते ही नहीं हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लो, माइका ले लो। क्या ले लो भाई, माइका ले लो, ग्लास ले लो, पेपर ले लो, पोर्सेलिन ले लो, एबोनाइट ले लो। ओके, तो ये सब जो मटेरियल आपके हैं वो आपके क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। और सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी विशेषताएं कंडक्टर और इंसुलेटर के कहाँ होती हैं, बीच में होती हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कंडक्टर से क्या होते हैं, कम होते हैं। कंडक्टर से कम होते हैं, बट आपके इंसुलेटर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इंसुलेटर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो आपके सेमीकंडक्टर होती हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है अर्थात जो चालकता होती है
आपकी कंडक्टिविटी जो होती है वह आपकी कंडक्टर से क्या होती है, कंडक्टर से कम होती है, कंडक्टर से कम होती है, बट इंसुलेटर से वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो हम लोगों को फिजिक्स के लास्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, तो सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक जर्मेनियम होता है, दूसरा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही सहायता से तथा अन्य पदार्थों को मिलाकर दो अन्य सब सेमीकंडक्टर तैयार किए जाते हैं। एक पी टाइप का होता है और एक एन टाइप का होता है। तो पी टाइप के क्या हैं, एन टाइप के क्या हैं, ये आपको सेमीकंडक्टर के चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आपको जो चीज़ें नोट्स लग रही हैं उसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो इंसुलेटर होता है इसी को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, चलिए जल्दी से आप उतारो इसको। तो देखिए आप हेडिंग डाल लो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, देखो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न होने दे, नो फ्लो। ओके, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना करे किंतु वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, किंतु वैद्युत प्रभाव को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, वो क्या कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ। इसको आप क्या बोलते हो, परावैद्युत पदार्थ बोलते हो। तो देखो अभी हम आपको बताएं कि इंसुलेटिंग मटेरियल ही आपके क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, माइका हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ईटी वर्निश हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल में आती हैं। तो वो क्या है, आपकी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता और वैद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ से अगला छोटा टॉपिक डाल लो, परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन मतलब डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, तो देखो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत प्रभाव को और अधिक बढ़ाते जाते हैं, तो वह पदार्थ जो होता है धीरे से जो आपका ये कुचालक पदार्थ है या परावैद्युत पदार्थ है, यह परावैद्युत प्रभाव उस परावैद्युत पदार्थ उस वैद्युत प्रभाव के कारण चालक का गुण प्रदर्शित करने लगता है। किसका गुण प्रदर्शित करने लगता है, चालक का गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो वही घटना आपकी क्या कहलाती है, परावैद्युत भंजन कहलाती है। क्या कहलाती है, परावैद्युत भंजन। तो यहाँ आप सिंपली से एक डिफिनीशन लिख लीजिए, जब पदार्थ, और कौन सा पदार्थ भाई, परावैद्युत। ओके, जब परावैद्युत प्रभाव पदार्थ उच्च वैद्युत प्रभाव के कारण चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, यह घटना परावैद्युत भंजन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, परावैद्युत भंजन कहलाती है। ओके, तो परावैद्युत भंजन की जब घटना होती है उस समय आप कह सकते हो कि जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वह बिहेव करने लगता है किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। तो चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर लास्ट देख लेते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कंटिन्यू। तो परावैद्युत सामर्थ्य लिख लीजिए, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
तो देखिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो होता क्या है। तो परावैद्युत सामर्थ्य अर्थात कि वैद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता की वह अधिकतम मान जिसमें कोई परावैद्युत सामर्थ्य जो है जिसमें कोई परावैद्युत पदार्थ जो है उस ब्रेकडाउन को क्या करता है, सहन करता है। यहाँ लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता का वह अधिकतम मान जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन को सह सके या सहती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ओके, तो ये आपका छोटा सा डिफिनीशन था। कभी कभी पूछ भी देता है कि परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? परावैद्युत सामर्थ्य। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता का वह अधिकतम मान जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन को क्या करती हो, सहती हो, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो कि जैसे आपका वायु है, तो वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से ध्यान देना, ये जो परावैद्युत सामर्थ्य है इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट पर मीटर होता है। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है तो ध्यान दीजिएगा, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर एमएम या वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब ये आपकी डिस्टेंस वगैरह की यूनिट चेंज होती रहेगी, बट आपका वोल्ट पर एमएम या वोल्ट पर मीटर ये आपकी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो चलिए ये छोटा सा डिफिनीशन था, समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आपकी स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग जो है कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं। ओके, चलिए तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए वैद्युत धारिता होती क्या है? तो वैद्युत धारिता मतलब धारण करना। धारिता मतलब क्या होता है? धारण करना। भाई ये वैद्युत है, तो वैद्युत किसके वजह से उत्पन्न होता है? आवेश की वजह से उत्पन्न होता है, अर्थात चार्ज की वजह से उत्पन्न होती है। तो आवेश को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। तो सबसे पहले आप छोटा सा डिफिनीशन लिख लीजिए, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता कहलाती है। आपको ये लिखा हुआ यदि समझ में ना आए तो हमारे जो है ऑडियो को बार बार सुनिए और उसको एक नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा नोट्स आपका कंप्लीट होगा। ओके, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। तो आपको पता है कि यदि हम लोग किसी चालक को जब आवेश देते हैं या आवेशित करते हैं, तो ये जो आवेश होते हैं, ये आवेश उस चालक के जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर समान रूप से क्या होते हैं? वितरित हो जाते हैं। तो जब वितरित हो जाते हैं तो इस चालक पर पहले से ही जो है आपके आवेश उपस्थित होते हैं और आप इसको और आवेशित करते हो, तो आवेश में प्रतिकर्षण के कारण जो है कुछ अतिरिक्त बाह्य कार्य करना पड़ता है। कुछ अतिरिक्त हमको क्या करना पड़ता है? बाह्य कार्य करना पड़ता है। इस बाह्य कार्य के करने के कारण जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा, या हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, या इसके विभव में, चालक के विभव में क्या होता है भाई? वृद्धि होता है। चालक के विभव में क्या होता है?
वृद्धि होता है। कब? जब हम लोग आवेश देते हैं तब। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके विभव वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम लोग आवेश का मान बढ़ाएंगे वोल्टेज का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से Q इज इक्वल सी इंटू क्या होती है, V होती है। तो जहां आपका C क्या है, चालक की धारिता है। चालक की क्या है, धारिता है। ओके, चालक की क्या है, धारिता है। तो आप C बराबर Q अपान क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। तो यहां से आप चाहो तो एक दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हो। यहां से आप चाहिए तो एक दूसरा डिफिनीशन यहां से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता, देखिए किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश की उसमें विभव वृद्धि भी के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। तो आराम से लिखिए, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश Q व चालक के विभव में हुए वृद्धि V के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। तो बहुत सिंपल सा आपका ये डिफिनीशन हो गया। ओके, मात्रक की हम बात कर लेते हैं। तो मात्रक आपका क्या है, Q इंटू V। तो देखो Q क्या है, आवेश है, तो कूलाम पर ये विभव है, तो विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलाम पर वोल्ट, या आपका एमकेएस पद्धति में एक दूसरा मात्रक भी होता है, वो क्या है, फैराड है। क्या है, फैराड। फैराडे मत कर दीजिएगा वरना ये गलत हो जाएगा। फैराडे आवेश का मात्रक है, आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो फैराड F हो गया। यह आप कह सकते हो कि धारिता की सबसे बड़ी इकाई है। कैसी इकाई है भाई, धारिता की सबसे बड़ी इकाई। और धारिता की सबसे छोटी इकाइयां, जैसे मान लो माइक्रोफैरड है, तो एक माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 फैरड। एक पिकोफैरड 10⁻⁻12 फैरड। ये धारिता की सबसे छोटी मात्रक है, सबसे छोटी मात्रक है। तो ये भी आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। तो मात्रक आपने देखा कूलाम पर वोल्ट या क्या होती है, फैरड होती है। तो एमकेएस में दो आपके मात्रक हैं, कूलाम पर वोल्ट या फैरड। ओके, तो देखिए आपने फार्मूला क्या देखा, C इज इक्वल Q अपॉन के V। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ से एमकेएस में आपने देखा कि जो संधारित्र है उसकी धारिता या चालक की धारिता का मात्रक क्या है, फैरड है। इसको कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है स्टेट फैरड। क्या होता है, स्टेट फैरड। तो इसका मतलब एक फैरड बराबर 9×10⁻11 स्टेट फैरड। ये भी आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव आपको करने में आसानी होगी। सीजीएस पद्धति में जो है संधारित्र की धारिता का यूनिट क्या होगा, स्टेट फैरड। एमकेएस में क्या होगा, फैरड, या क्या होगा, कूलाम पर वोल्ट। ओके, तो ये चीजें आपकी थी। अब आपने मात्रक भी देख लिया। अब हम बीमा की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीमा भी पूछ देता है। तो C बराबर Q अपॉन V। तो आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा होती है AT। ओके, यहाँ वोल्टेज है, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो W अपॉन Q होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आप ध्यान दो, AT और यहाँ W क्या है, कार्य की बीमा ml² T⁻⁻2। फिर क्या है, चार्ज है तो AT। तो ये AT कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। तो आपको जितने फार्मूले याद रहेंगे आपको जो है बीमा निकालने में उतनी ही आसानी होगी। और बीमा को आप याद भी नहीं कर सकते, रट भी नहीं सकते, इसलिए फार्मूला याद है तो आप कंसेप्ट से बीमा निकाल सकते हो। तो A आपका क्या है, A² और ये क्या है, T²। नीचे क्या बचा भाई, ml² T⁻⁻2।
2, तो ये ऊपर जाएगा तो यम इनवर्स, ये एल ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो क्या होगा माइनस, ये टी माइनस के 2 है तो ऊपर जाएगा प्लस का 2, तो इसका मतलब टी के पावर 4 और ए के पावर क्या हुआ 2 हुआ। तो ये किसका विमा निकल गया, संधारित्र के धारिता की। तो इसका मतलब ये आपने यहाँ देख लिया बीमा और पीछे हम लोगों ने देख लिए मात्रक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय।